आप दोनों क्या बोलोगे? मैं इसलिए बता रहा हूं एक अच्छा इंसान, हमारे नबी मक्का में उनसे बेहतरीन इंसान कोई हो नहीं सकता ना, है नहीं? अल्लाह के नजदीक भी नहीं हो सकता। वो सबकी मदद भी करते थे, ईमानदार थे, सब उनकी हैसियत बढ़िया थी, सब लोग उन्हें बहुत अच्छा मानते थे, मगर उनको अपने मुल्क से जान बचा करके अपने मुल्क को छोड़ना पड़ा बढ़िया इंसान होने की वजह से, है नहीं? भाई कहीं बताया ना हम हजरत ने, ये आलिम इन्होंने बताया कि कोई मस्जिद किसी दूसरे के जमीन पर नहीं बनी है तो मस्जिद हो नहीं सकती, मगर सरकार उसी में मंदिर ढूंढ रही है, उसी पर बुलडोजर चल रहा है। मेरी बात समझ में आई है नहीं? तो इंसान बनना नहीं, ताकतवर बनना, कामयाब बनना वो काम है, और इससे इंसान मजबूत होता है। आज चमार भाई बढ़िया इंसान बन के तरक्की नहीं किया है, यादव भाई बढ़िया इंसान बन के तरक्की नहीं किया है, मोदी योगी बढ़िया इंसान बन के तरक्की नहीं किए, हुकूमत नहीं कर रहे हैं, मगर वो सियासत करके हुकूमत हासिल करने का तरीका सोच के उस पर काम करके वो लोग हुकूमत में आए हैं, है कि नहीं? तो यही तरीका है। तो आप बताओ, अगर आज कोई इंटर स्कूल का, क्योंकि नौजवान है इन्हीं के इसी के मसले की बात करते हैं, आज हमारे बच्चे 80% मजदूर बन रहे हैं, है कि नहीं है? कि नहीं? या तो पासपोर्ट बना करके विदेश में जाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, कि बड़े बड़े शहरों में जाके मजदूरी करते हैं। क्यों भाई, से बात आप लोग सहमत है कि नहीं है? है नहीं? मगर चमार भाइयों के लड़के, यादव भाइयों के लड़के वो दरोगा सिपाही बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कलेक्टर और जज बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बात सही कि नहीं सही है? और यही वजह है कि मुसलमान हर तरफ मजदूर दिखता है, और थाने में जाओगे, तहसील में जाओगे, जिले में जाओगे तो वहाँ दरोगा, सिपाही, अधिकारी, कर्मचारी, यादव मिलेंगे, छत्री मिलेंगे, ब्राह्मण मिलेंगे, चमार भाई मिलेंगे, पर मुसलमान नहीं मिलेगा। जब मुसलमान नहीं रहेगा तो मुसलमानों के साथ इंसाफ कैसे होगा? मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं होगा, उन्हीं को सताया जाएगा, उन्हीं को तंग किया जाएगा। तो ये कैसे हो गया, ये बताओ आप, कौन बताएगा भाई? हाथ उठा के बताए क्यों ऐसा है। हमारी माँ बहनें मजदूर पैदा कर रही हैं, और चमार भाइयों के, यादव भाइयों के, क्षत्रिय भाइयों को, ब्राह्मण भाइयों के वो माँ बहनें, उनकी औरतें वो अधिकारी पैदा कर रही हैं, दरोगा सिपाही पैदा कर रही हैं, वो लोग वो बन रहे हैं और हम ये बन रहे हैं। क्या वजह भाई, आप लोग बताओ, क्या गलती है बताओ? शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे, यही गलती सबसे बड़ी है। ये बताओ, देखो ये भाई, अभी देखिए यही मैं कर रहा हूं ना, क्योंकि आपकी क्या सोच है इस पर बात करनी है। ये कह रहे शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा कोई गांव है जहां मदरसा मुसलमानों का न हो? है कोई गांव? बहुत कम होगा। जितना मदरसा है मुसलमानों का, सरकारी स्कूल मिला दिया जाए और सारे समाज के स्कूल मिला दिया जाए तो मदरसे के बराबर नहीं हो पाएगा। क्यों भाई, गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं? सही कह रहे हैं ना? चमार भाइयों ने कहीं मदरसा स्कूल खोला है क्या? यादव भाइयों ने? इसका मतलब है कि तालीम से कुछ होना जाना नहीं है। सर, क्या बताओ? क्योंकि तालीम आजकल के मुसलमान लोग लेते हैं इसलिए कि उनको सवाब मिलेगा, कुरान पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, नमाज पढ़ेंगे उसका सवाब मिलेगा,
मगर ये कभी नहीं सोचते कि कुरान अगर कुरान हर इंसान पढ़े और उसका तर्जुमा भी करे तब असली मतलब समझ में आएगा। किसी भी मुसलमान से पूछ लो कि कुरान पढ़ तो लेगा मगर उसका मतलब पूछ लो नहीं बता पाएगा। मगर इसकी सोच कैसे पैदा हो, ये तो मैं कह रहा हूं कि सोच फर्क पड़ गया। कुरान पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुरान पढ़ के सवाब लेने की चीज है ही नहीं। कुरान में जो कहा गया है उसके हिसाब से हम काम करेंगे तो हमें फायदा मिलेगा। तो जब उसका मतलब ही नहीं समझेंगे तो उसका क्या फायदा। पढ़ तो रहे ना मदरसे में, सब लोग पढ़ रहे हैं मगर तर्जुमा कहाँ कर रहे हो। अरे तो तालीम तो उसी को कह रहे हैं ना, पढ़ना। इबादत तो लोग तिलावत करते हैं सुबह शाम, करते नहीं करते भाई, है नहीं? उससे क्या फायदा, वो तो टाइम की बर्बादी है। और आप इस्तेमाल है उस पर अमल करने की, उसके हिसाब से काम करने की। आप उसे पढ़े जा रहे हैं, कुछ फायदा नहीं। तो हमने जो हिदायत का था, हमारे लिए काम करने का तरीका था, हम उसे सवाब के लिए बना दिए कि अब पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, पढ़ेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों में हम कामयाब होंगे। इसके लिए नहीं कह रहे हैं। मेरे रब ने यह नहीं कहा कि कुरान पढ़ोगे तो कामयाब होगे, नमाज पढ़ोगे तो कामयाब होगे, आप तिलावत करोगे तो कामयाब होगे, रोजा रहोगे कामयाब रहोगे, सारी इबादत करोगे तो कामयाब होगे। मेरे रब ने कहा कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, कामयाब इसलिए होगे कि तुम लोगों में भलाई का हुक्म दोगे, अब बुराई से रोकोगे। और हुक्म तभी देंगे भाई, हुक्म हम दे सकते हैं। अभी मौलाना ने बताया कि एक शराब की दुकान पूरे गांव वाले चाहे तो नहीं बंद कर सकते, मगर हुक्म तो वो देगा जो सरकार में है। वो हुक्म दे देगा तो सब बंद हो जाएगा। वो हुक्म दे रहा है तो मस्जिद भी तोड़ी जा रही है और मुसलमानों का घर भी तोड़ा जा रहा है, इनकाउंटर भी हो रहा है, लोग मारे भी जा रहे हैं। वो हुक्म देता तो हुक्म तो बिना हुकूमत के नहीं दी जा सकती, अन तो बुराई को बिना ताकत की रोकी जा सकती है। तो हमने वो तरीका इस्तेमाल नहीं किया जिससे हम ताकतवर हो जाएं। आप IAS बन जाओगे मगर वही काम करोगे जो सरकार कहेगी ना, अपने मन से कह पाओगे? अपने मन से करोगे तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। तो वही काम करोगे भाई। यहाँ का जो पुलिस का इंचार्ज होगा वो सरकार के हिसाब से चलेगा ना भाई। यहाँ का कोई भी प्रधान होगा, मैं नहीं जानती कौन प्रधान होगा, वो सरकार के खिलाफ थोड़ा प्रधान जाएगा, चाहे मुसलमान ही क्यों न हो, क्योंकि वो जानता है कि हम सरकार का विरोध करेंगे तो हमारी जांच हो जाएगी, हमारी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी, तो नहीं करेगा वो। तो ताकत फैसला करती है। तो हमने वो ताकत इस्तेमाल नहीं की। और सारी ताकत किसमें है? हुकूमत में है। और हमने कहा कि हम हुकूमत नहीं करेंगे। और हुकूमत की तैयारी कैसे होगी? वो सियासत से होगी। और हम सियासत करेंगे नहीं। और सियासत कैसी होगी? अपने को पार्टी बना करके अपने को वोट देंगे तो वही कामयाब है। कोई कौम, मुसलमान ही नहीं, आज से 30 साल पहले चमार भाई, यादव भाई भी दूसरे को वोट देते रहे। उनकी हालत मुस्लिम समाज से बहुत बदतर थी। मगर जब वो अपने पार्टी बनाए, हुकूमत में आए, हुकूमत में हिस्सेदार हो गए तो तरक्की कर गए। अब मुसलमान चमार भाइयों से भी बदतर हालत में चला गया। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे 2006, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे 2007, तो आपको पता चलेगा। तो उसके लिए जिम्मेदार तो हम हैं। हमारी सोच कि हम क्या चाहते हैं। हमने ये कहा कि नहीं, हम सिर्फ हराए जिताएंगे। भाई हमारी भी 2008 से पहले एक पार्टी थी, जानते क्या पार्टी थी, नाम था, कौन सी पार्टी थी? 2008 तक 2008 बनी, उसके पहले हम पार्टी थी हमारी। जानते कौन पार्टी थी? डॉक्टर मरीज पार्टी, है नहीं? मरीज आते थे, डॉक्टरी करते थे, एक मरीज था और डॉक्टर थे। अगर हम वही करते रहते तो इतनी सियासत की बात मुझे समझ में आती? आती भाई? कुछ नहीं समझ में आती। जानते कि ये बीमारी उसका इलाज है, ये बीमारी उसका इलाज है, इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं।
और मुसलमान आजादी के बाद से उसकी क्या पार्टी है जानते हो? कौन सी पार्टी है? अरे बोलो भाई, किसी को पता है? मुसलमान की कौन सी पार्टी है आजादी के बाद से अभी तक? मुसलमान की पार्टी है हराओ जिताओ पार्टी। क्यों भाई? जब से देश आजाद हुआ मुसलमान तो हराने जिताने में लगा है ना, उसके अलावा कुछ सोचा है उसने? है? है? सिर्फ हराओ जिताओ हराओ जिताओ। उसको अपने बारे में खबर नहीं, उसको अपने नस्लों के बारे में क्या खबर नहीं। हराते जिताते उससे उसकी जिंदगी तंग से तंग हो गई। हम 37% थे सरकारी नौकरी में आजादी जब मिली थी, आज 1% से भी कम रह गए। हम जहां चाहते थे नमाज पढ़ सकते थे, आज बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते। आज न हमारी मस्जिदें सलामत हैं, न मदरसे सलामत है, न तो हमारा दीन सलामत है। हम सरकारी नौकरी से अफसर बनने के बजाय हम मजदूर बन रहे हैं, हमारे रोजगार खत्म हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है, मगर हमने एक पार्टी अभी भी पकड़ रखी है, वो है हराओ जिताओ पार्टी। क्यों भाई? है कि पकड़ी नहीं है? तो उसके अलावा सियासत से हमें मतलब था और न आज मुस्लिम समाज को मतलब है। यही तो हम आपसे चर्चा करने आए हैं, यही तो आज मौजू है जिस पर हम बात करने आए हैं। तो हराओ जिताओ, जब तक हम इससे निकलेंगे नहीं, अगर हम डॉक्टरी से निकल करके सियासी पार्टी बना करके आप लोगों के बीच आकर के सियासत को समझने की, आपकी जरूरत समझने की कोशिश न करते, तो हमें सियासत का इल्म होता, पता होता। तो इसलिए पहले मुसलमान को वो करना पड़ेगा। जैसे इस मुल्क में, हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, ऊंट से सरकार बनती है। ऊँट से बनती है भाई? नहीं। तो ऊंट से सरकार बना करके, खुद सरकार में हो करके, जब तक हम अपने को इंसाफ नहीं देंगे तब तक नहीं हो पाएगा। जैसे मैं मिसाल दूं कि 2011 के बाय इलेक्शन में, उपचुनाव में पीस पार्टी यहाँ दूसरे नंबर पर थी, मगर चुनाव में 2012 में वो तीसरे नंबर पर चली गई और पीस पार्टी को सिर्फ मुसलमानों का 75% वोट मिला था। अगर वो 75% से 80% हो जाता, 90% हो जाता, तो आज योगेश वर्मा जो है वो भाजपा में न जाता बल्कि पीस पार्टी से चुनाव लड़ता। मेरी बात समझ गए ना? क्योंकि उससे यकीन होता कि पीस पार्टी में वोट देगी तो हम जीत जाएंगे। अगर दूसरे नंबर पर न रहता तो योगेश पीस पार्टी का टिकट पे चुनाव नहीं लड़ता। मेरी बात समझ गए ना? तो ये वोट की ताकत है। अगर आपका वोट रहेगा तो सभी लोग आपके पार्टी में लड़ेंगे और सब लोग अपना वोट भी लाएंगे। अगर आप ताकत नहीं रहेगा तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। तो यही हमने अपने को कमजोर कर लिया भाई। हमने 95%, 98%, 24 में समाजवादी पार्टी को वोट दिया था कि नहीं दिया था? क्यों भाई? दिया था ना? कहीं उसमें मुसलमान का नाम है क्या उस वोट में? कहीं मुसलमान की ताकत है उसमें क्या? मुसलमान की हैसियत बढ़ी है कि कमजोर हुई है? हमने 95% वोट दिया, मुसलमान की हैसियत खत्म हो गई। मगर आपने जो 75% पीस पार्टी को दिया तो मुस्लिम सियासत की चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगी कि नहीं होने लगी? हर आदमी समझ गया कि मुसलमान अब सियासी तौर पर मजबूत हो रहा है। मगर हमने 95% दिया तो आज मुसलमान की ये हैसियत है कि समाजवादी पार्टी जिसको 95% वोट दिया था, अगर उसके मंच पर खड़ा होकर मुसलमान का नाम भी ले ले तो उसे धक्का देके बाहर कर दिया जाएगा। वो उसकी हैसियत ये बन गई। तो हमें इसका बिल्कुल साफ है। एक मिसाल मैं दे दूं कि अगर हमारे अकाउंट में एक चोर भी पैसा जमा कर दे, डाकू भी कर दे, व्यापारी भी कर दे, कर्मचारी भी कर दे, हर बिरादरी के लोग हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर दे, तो ये हमसे कोई नहीं पूछेगा कि इतना पैसा आपको कहां आ गया। जितना पैसा रहेगा हम मजबूत हो जाएंगे, है कि नहीं है?
जहां चाहे उस पैसे का इस्तेमाल हम करें, मगर जिसने डाला उसको नहीं पहचान रहेगी किसने पैसा डाला है। हमारे अकाउंट में कितने पैसा किया है उसका नहीं कोई मतलब है, उसकी कोई ताकत नहीं बढ़ती, बल्कि ताकत हमारी बढ़ जाती है। तो हमने 95% वोट डाला तो उसमें मुसलमान की कहीं पहचान नहीं है, बल्कि उससे समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी, अखिलेश यादव का ताकत बढ़ी और यादव समाज की हैसियत बढ़ी। मुस्लिम समाज का कुछ में कुछ है नहीं। तो ये बात हम सभी को समझनी है, मगर इसका हल क्या है, कैसे हम इसको ठीक करें, मामला तो ये बात है। कैसे ठीक करें भाई बोलो। आप लोग भाग जा रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, ये बात ठीक है नहीं। बोलो भाई कैसे ठीक किया जाए इसको। आपके साथ खड़े हो जाएं। नहीं हमारे साथ नहीं खड़े। बोलो भाई कैसे इसका हल क्या, आखिर इसका हल कुछ निकलना चाहिए ना। अपनी खुद की पार्टी बना, उसमें अपना खुद का अकाउंट खोले, उसी में पैसे डाले। हाँ अकाउंट तो खुला हुआ भाई, अकाउंट तो पीस पार्टी खुला हुआ है। अगर यहां से दूसरे नंबर पर आए तो मुसलमानों की हैसियत बढ़ गई, डॉक्टर अयूब की पूछ बढ़ गई, पीस पार्टी की पूछ बढ़ गई, हर लोग पीस पार्टी का टिकट मांगने लगे। उसी वोट से पूरे विधानसभा में, पूरे जिले के हर विधानसभा में कोई पंडित मांगने लगा, कुर्मी मांगने लगा, चमार भाई मांगने लगा, पंजाबी मांगने लगा, सब लोग टिकट मांगने लगे। मगर आप कमजोर हो गए तो कोई टिकट लेने को तैयार ही नहीं। तो आपके पास पहले माल होना चाहिए ना, तभी आपसे कोई धंधा करेगा। तो कैसे हल होगा बताओ भाई। ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में वोट दे करके, बोलो भाई और कौन बताएगा। आप लोग जब ये देखो, हमें बता दो एक बात, अगर डॉक्टर अयूब राजनीति न करे तो हमारे पर कोई फर्क पड़ेगा भाई? हाँ आप बताओ। मैं अस्पताल छोड़ करके आ रहा हूँ, 3 दिन आप लोगों के बीच रह रहा हूँ, तो हमारा नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ? हो रहा है ना। तो हमारे विधायक बनने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फायदा नहीं है। हमारा नुकसान ही नुकसान है, जाती तौर पर हमारा नुकसान है। मैं तो आप लोगों के लिए परेशान हूं, हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए परेशान है। आप मुसलमान, हमारी नस्लें रह जाएगी कि न रह जाएंगी उसके लिए परेशान है। आप मजदूर बन जाओगे, गुलाम बन जाओगे, हम इसके लिए परेशान हैं। तो सोचना तो आपको भी पड़ेगा ना। मेरे सोचने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तो कोशिश उसी तरीके से तभी से कर रहे हैं। मगर जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, आप सोचोगे नहीं अपने बारे में, तब तक कुछ नहीं होने जाने को है। तो इसका हल बताओ भाई। आप लोग सब लोग समझदार हो, ये नहीं कि अल्लाह ने किसी इंसान को किसी को कम अकल दिया है, नहीं। संविधान ने वोट का अधिकार सबको बराबर दिया है। अगर इसमें से सिर्फ 5 लोग बात समझ जाएं तो हम लोग सरकार बना लें इंशाअल्लाह। सिर्फ 5 लोग, यकीन मानो ज्यादा की जरूरत नहीं है। 5 लोग सिर्फ समझ जाएं असल बात तो हम सरकार बना लें। भाई यादव समाज तो सिर्फ 7% है, चमार भाई सिर्फ 10% है, राजभर सिर्फ 1% है, जाट सिर्फ 1.5% है, निषाद सिर्फ 5% है। वो लोग सब सरकार में हिस्सेदार है। मगर 20% सरकारी आंकड़े से उत्तर प्रदेश में मुसलमान है और ये गुलाम बना हुआ है। तो ज्यादा तादाद से कुछ नहीं होता, होता है कि सोच से, अमीरी गरीबी से कुछ नहीं होता, होता है सोच से। तो बता भाई, अपनी अपनी राय दो आप लोग, बोलो। नौजवान हो इसलिए हमने भाषण देना नहीं शुरू किया, क्योंकि ये मसला समझने का है। जब तक आप नहीं बोलोगे होगा नहीं। बताओ भाई कौन सा तरीका है, बोलो। पूरे खुल के बोलोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। हैं? बना हुआ है ऑलरेडी, 2008 से बना हुआ है। अकाउंट तो खुला हुआ है। तो बस उसी में पैसे जमा करो। हाँ और कैसे कैसे जमा करो भाई, बोलो। डॉक्टर साहब हम बताइए, हाँ बोलो। पार्टी में से जाते, हाँ? जब आप पार्टी में से जाते, हाँ? जब रहे नामी महाराज तो दे रहो, एक दफे
जब पहली मीटिंग कराया मोहरिया हालम, इतना आदमी आवा है, अरे छोड़ो आदमी ने कैसे क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, इतना आदमी आवा अरे अभी बताओ क्या किया जाए, छोड़ो। सुनो बात करिए, हाँ। बताओ क्या है? इतना कोई मीटिंग में आ रहा, फिर दूसरी जब मीटिंग करवाया हो तब मायावती के जो मुख्यमंत्री रहे लाठी चार्ज करवाई दी, सब अरे वो जानता है कि बताएगा सवाल बनाए दी। हाँ। और इसके बाद में यहाँ पंखा केरा रहे, छत निशान रहे, पंखा रहे निशान, आप कह रहे हो। इसके बाद वो अरे अब कहानी न बनाओ यार, तो जानते ही है, अभी क्या किया जाए बताओ। मशीन करवाई दी। अरे ये बताओ, आपकी पार्टी मशीन रहा। ये कहना, इनका कहने का मतलब ये है कि दूसरे पार्टी के लोग हम सभी को कमजोर करते रहे, ये कहना चाहते हैं। सुन लो सुन लो, अरे भाई एकदम बात साफ है, सुन लो बात, ये कहे भाई इनका समझ लो भाई। सपा को अगर मुसलमान वोट न दे तो उनकी सरकार बन पाएगी भाई? हाँ? बसपा को मुसलमान ने वोट दिया तो 4 बार मुख्यमंत्री बनी, कांग्रेस को मुसलमान ने वोट दिया तो 7 बार कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना। बसपा को कांग्रेस को छोड़ दिया, उनका जीतना मुश्किल हो गया है नहीं? तो ये बताओ, जो मुसलमान बिना मांगे 90-95% वोट दे रहा है खाली नारे पर वादे पर, तो क्या वो चाहेगा कि वो अपनी पार्टी बना के हुकूमत में हो जाए और वो बेचारा दर दर भटकने लगे? चाहेगा भाई? हाँ, तो हर साजिश करेगा ही तुम्हें हराने के लिए भाई। तो ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना, तो समझने के लिए हराने की कोशिश तो करेगा। और उन्हीं की कोशिश है कि हम लोग इतने कमजोर हो गए। सपा बसपा कांग्रेस भाजपा सब मिल करके पीस पार्टी को खत्म करने की साजिश की है। तो करेंगे भाई, अगर करेंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? क्यों भाई, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? जिसके वोट से जिंदा है वो चाहेंगे कि खुद वो सरकार बना ले और वो खाली हो जाए, तो ये तो उनका दोष है ना भाई। ये तो चाहेंगे, चाहे हम भी रहते हैं तो उनको जिंदा नहीं रहने देते। क्यों भाई? आप लोग 2012 में, अभी तो ये लड़के छोड़, 2012 में कौन कौन देखा था मुझे यहाँ प्रचार करते हुए? कोई देखा था भाई? हाँ, ये बताओ, मैं अपने पैर पर खड़ा हो पाता था? हाँ, नहीं था। हाँ, तो मैं स्ट्रेचर पर था जी, सारे पैर की हड्डी जो खड़ा हूं आज ना, तो ऊपर से लेकर के सारी हड्डियां टूटी है, सारी सीने की हड्डी टूटी है। हमें जान से मारने के लिए सारे दल मिल के कोशिश किए है, सारी हड्डियां टूट गई, मैं तो किसी तरह से बच गया। भाजपा सरकार आई तब बलात्कार में जेल भेजा 3 महीने के लिए, राष्ट्रद्रोह में 3 महीने के लिए जेल भेजा, जिसको लोग कहते हैं कि भाजपा का पीस पार्टी एजेंट है नहीं? तो वो तो चाहेंगे भी, सपा बसपा भाजपा कभी चाहेगी मुसलमान हुकूमत में आ जाए? कभी चाहेगी भाई? और सपा बसपा कांग्रेस नहीं चाहेगी, क्योंकि मुसलमान के वोट से, मुफ्त वोट से जिंदा है, तो चाहेगी उसे खाना न मिले भाई। तो चाहेगी पीस पार्टी खत्म हो जा। तो वो बात छोड़ो कि लाठी चार्ज कराया, हराया, जिताया, वो तो करेंगे, मगर आज कैसे आप सरकार बनाओगे, मामला तो ये है। तू कर, हम बताएंगे। अब बता रहे पूरी कहानी, पुरानी कहानी ना बताओ दोस्त। हाँ बोलो। अरे चुप रहो, अब तुम्हारी बात खत्म। हाँ बोलो। गई है, बनना तो आप लोगों को है ना, आपकी आने वाली नस्लों को है। नौजवान है, इसीलिए मैंने भाषण कुछ देने की कोशिश नहीं की। हमने समस्या को समझ करके उसका हल निकालने की कोशिश की। अब बताओ, मेरी बात समझे? 10% चमार भाई अगर 4 बार मुख्यमंत्री बन सकता है, 7% यादव भी 4 बार मुख्यमंत्री बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते आधे मुसलमान से भाई? अरे बैठो पहले, बैठो। अरे बैठो तो, वहीं से बोलो, सुन रहे, वहीं से बोलो। जैसे हमारे गांव में सर 1600 वोट पड़ रही है, ठीक है? हाँ। जिसमें से 600 मुसलमान का है और 1000 मतलब अदर कास्ट है। हाँ। इसमें से अगर मुसलमान एकजुट हो जाए, 600 बन जाए एकजुट, हाँ। और किसी एक को वोट दे, हाँ। तो वो 1000 हो जाएंगे एकजुट, तो उनसे तो हम फिर भी कम ही रहेंगे। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ आपको, यही मैं बता रहा हूँ। खूब गौर से सुनिएगा। आप पूरे गांव का माशरा करिए, पूरे गांव में अगर पिछड़ा बिरादरी का है, निषाद है, कहार, कोहार, लोहार, तेली, तमोली है, और
4 घर अगर ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, यादव है, तो वो प्रधान रहता है नहीं? मुसलमान बहुत ज्यादा है, ब्राह्मण क्षत्रिय है तो वो प्रधान बन जाता है। यहाँ पर कुर्मी ज्यादा नहीं है, यहाँ पर कुर्मी कम है, मुसलमान उसका दूनी से ज्यादा है, मगर कुर्मी विधायक होता है, एमपी भी कुर्मी है, 1/3 भी कुर्मी नहीं है। तो सियासत करना है ना भाई। 20% मुसलमान यादव को वोट दे रहा है, 7% यादव को, ये सियासत है। मान लो मैं एक मिसाल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। पहले 2011 में हम लोगों ने एक वोट गिनवाया था मुसलमान का, तो 85,000 86,000 मुसलमान थे इस विधानसभा में। आज वो बढ़ करके 1,05,000 7,000 हो गए। मैं मिसाल देख के समझा तो कैसे बनेंगे। मान लो अगर लोगों को ये पता चल जाए कि 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ हो गया, 95% नहीं, 80% किसी तरह से पता चल जाए कि 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ हो गया, तो ये बताओ कि यहाँ का जो सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा, पैसा भी होगा, दौलत भी होगा, ताकत भी होगा, और सबसे ज्यादा जिसके पास वोट भी होगा, वो सपा का टिकट लेगा, बसपा का लेगा, कांग्रेस का लेगा कि पीस पार्टी का लेगा? किसका टिकट लेगा भाई? पीस पार्टी टिकट लेगा ना, कि सपा का लेगा? कहेगा सपा का वोट तो मुसलमान थे तो चला गया पीस पार्टी में, तो सपा का टिकट पीस पार्टी का लेगा ना। तो पीस पार्टी का टिकट जब लेगा तो अपना पूरा पैसा पीस पार्टी के लिए लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ये मांगना पड़ेगा उसे, उसको टिकट जाकर ढूंढना पड़ेगा कि सब लोग टिकट लिए आपके पास जाएंगे, सब लोग आएंगे ना, और अपना पूरी ताकत भी लगाएगा कि नहीं लगाएगा, और अपने पूरे समाज का वोट भी आपके खाते में जमा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा भाई? करेगा ना। और जीतेगा तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद करेगा, पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा, चाहे वो यादव ही क्यों ना हो, चमार भाई क्यों ना हो, कुर्मी ही क्यों ना हो, जीतेगा नहीं जीतेगा। और आज ही से वो आपके लिए थाने में, तहसील में, जिले में, ब्लॉक में, हर जगह से आपकी लड़ाई लड़ना शुरू कर देगा, सबसे मजबूत आदमी। क्यों भाई? अगर पूरे प्रदेश में पता चल जाए कि 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, तो सपा पीस पार्टी से गठबंधन करेगी कि नहीं करेगी? बसपा, कांग्रेस। और आज हम जाएं सपा के पास, अखिलेश जी के पास, कि पीस पार्टी से गठबंधन कर लो, तो करेंगे भाई? करेंगे? आज अब मायावती करेंगी और कांग्रेस करेगा? अरे मैं नाक रगड़ते रह जाऊं, मर जाऊं, करेगा भाई? अखिलेश जी अपने कमरे में, ऑफिस में हमें घुसने नहीं देंगे, कह देंगे भाई? नहीं देंगे। मगर अगर पता चल जाए 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, तो दूसरे दिन से डॉक्टर अयूब का घर का चक्कर सभी लगाना शुरू कर देंगे। नहीं कर देंगे? कर देंगे नहीं कर देंगे भाई? अरे लड़ेंगे कि कौन डॉक्टर अयूब के घर में पहले घुस जाए, है नहीं? कि गठबंधन हमारे बजाय सपा सोचेगी बसपा से न हो जाए, कांग्रेस से न हो जाए, है कि नहीं भाई? आज इससे गठबंधन नहीं होगा अगर जमानत जब्त। आज इससे गठबंधन होगा, वो पीस पार्टी की प्रचार भी करेगा, और 403 सीट है, तो सीट का बंटवारा कौन करेगा भाई? अखिलेश जी करेंगे, मायावती करेगी, सोनिया जी करेंगे कि डॉक्टर अयूब करेगा? हम करेंगे ना। हमारा वोट सबसे ज्यादा, हम कहेंगे 200 सीट हमारी, अब बकिया में तुम सब बांट लो। क्यों भाई? और सरकार बनेगी तो सरकार में मजबूत हिस्सेदारी हमारी होगी कि नहीं होगी? और कहीं थाने पर डॉक्टर अयूब को फोन करना पड़ेगा कि देखो मुसलमान जा रहा है, इसका हिफाजत करना, करेगा भाई? 25% मुसलमान सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आज तो मजदूर बन रहे हैं, अधिकारी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? फिर किसी का इनकाउंटर हो पाएगा? किसी को सताया जाएगा? वही थानेदार आज घूस लेता है, मारता है, पीटता है,
कल कुर्सी पर बैठा के चाय पिलाएगा और आपका काम सबसे पहले करेगा कि आप शिकायत कर दोगे तो उसकी वर्दी बाकी नहीं रहेगी। क्यों भाई, कुछ गलत कर रहा हूं? तो हमारी हालत आज जो है वो हमारे वजह से है, सपा बसपा कांग्रेस भाजपा की वजह से नहीं है। और हमारी वजह, हम अपनी हालत सुधारने के लिए कभी सपा के पास गए, बसपा के पास गए, कांग्रेस के पास गए, जनता दल के पास गए, भाजपा के पास गए। अरे ताकत तो हमारे पास खुद है। अगर हम अपनी ताकत का इस्तेमाल खुद करेंगे तो उसी दिन इनकलाब इंशाअल्लाह आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कुछ कोई गलत बात कहा मैंने भाई? अब कैसे करना है? हजरत ने बता दिया, किसी से वोट मांगना नहीं है। अगर वोट मांगोगे तो कहेगा ये तो आतंकवादी है कि नहीं भाई? वोट भी मांगना नहीं है। अरे आज तो सपा के टिकट पर मुसलमान खड़ा हो जाए तो 50% यादव भाजपा को वोट दे देते हैं। क्यों, सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? है नहीं? आज तो सब नफरत आपसे करने लगे। और कल साहब किसी से वोट मांगना नहीं है, न यादव अखिलेश जी से समझौता के लिए करना है। क्या करना है? 10 रुपए का झंडा अपने घर पे सिर्फ लगा लेके अपना काम करना है। क्यों भाई? तो यही बताया ना, सियासत हुकूमत हासिल करने का तरीका सीखना पड़ेगा। भाई ये झंडा लगा है ना, है ना? इससे पहचान है मुसलमान की। कोई देखे, जो भी देखेगा कहेगा मुसलमान का घर है। ये झंडा हम हटा दिए और 10 रुपए का भगवा झंडा हम यहाँ ले आके लगा दिए। कितना खर्च किया हमने? कितना खर्च किया? सिर्फ 10 रुपया ना? 10 रुपए का झंडा हम लगा दिए। ये घर बनाने वाले ने खूब मेहनत से कमाया होगा पैसा, खूब मेहनत से घर बनाया है, इसी में रह रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, तिलावत भी कर रहा है, रोजा भी रह रहा है। मगर कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि मुसलमान का घर है, सब कहेंगे किसी हिंदू का घर है। क्यों भाई, कुछ गलत कहा? हाँ, कितने ने बदल दी? पूरे जिंदगी भर की कमाई और ताकत और सारी इबादत खत्म, और एक 10 रुपए के झंडे ने बदल दिया कि किसी हिंदू का घर है। कोई कहेगा, मानेगा नहीं। अरे लगा दिया जाएगा तो इस गांव वाले कहेंगे कि ये तो मुर्तद हो गया, ये हिंदू बन गया है। क्यों भाई, ऐसे ही नहीं कर रहे? झंडा लगा दो, ये बेचारा कितनों घर वाला अपनी सफाई देगा, कोई मानने को तैयार नहीं होगा। क्यों भाई? सिर्फ झंडा पहचान। तब मुसलमान ने आजादी के बाद से कभी कांग्रेस का झंडा अपने घर पे लगाया, कभी सपा का लगाया, कभी बसपा का लगाया, है नहीं? मगर उसने अपना झंडा कभी नहीं लगाया। अगर दूसरी बता दे, अगर पीस पार्टी का झंडा किसी यादव के घर पे लग जाए, किसी कुर्मी के घर पे लग जाए, किसी चमार भाई के घर पे लग जाए, तो क्या कहेंगे लोग? उस झंडा देख के उस घर के बारे में क्या कहेंगे? कहेंगे या तो किसी मुसलमान का घर है या पीस पार्टी के समर्थक का घर है। कोई नहीं कहेगा कि यादव का घर है, चमार का घर है, कुर्मी का घर है। क्यों मैं ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? तो पहचान इंसान की उसके झंडे से होती है, उसकी ताकत उसकी पार्टी से होती है, उसकी हिफाजत उसकी पार्टी से होती है, और उसके मजहब का विकास और उसके मजहब का रखवाला, उसके नौजवानों की तरक्की और कामयाबी उसकी हुकूमत में हिस्सेदारी या हुकूमत से होती है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। मेरी बात समझ में आई? कुछ और सवाल किसी का है तो बताओ भाई। सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो हमारे जितने परेशानी है उसका हल कितना है? क्या उसका हल है? 10 रुपए, है नहीं? हमने सब कुछ कर लिया, हासिल तो कुछ हुआ नहीं ना। आजादी के बाद 78 साल तक किया। अरे भाई, अगर झंडा लगाने से कुछ नहीं होता क्या नुकसान है? कुछ नुकसान है? कुछ नुकसान तो नहीं है। मगर इनकलाब देखो, आज झंडा लगा दो, आज पूरे शहर में, बताओ पूरे घर में अगर झंडा लग जाए, इसी गांव में, है नहीं, पूरे घर में झंडा लग जाए
तो पूरे लखीमपुर में चर्चा हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अरे अखबार वाले, टीवी वाले इंटरव्यू लेने आ जाएंगे, क्या हो गया भाई यहाँ के गांव के लोगों को, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? है नहीं? यही तो इनकलाब है और यही तरीका है जो समझना है। और ये तरीका हम जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे हमारे हालात नहीं बदलने को, क्योंकि बदलने को है। तो साथियों, ये है राजनीति, और राजनीति में राजनीतिक तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आबादी से कुछ नहीं होता, क्या दिखता है वही कामयाबी होती है। जो सियासत करके हुकूमत में आने की जो फलसफा समझता है, तरीका समझता है, वही तरीका कामयाब होता है और कोई तरीका नहीं है। तो यही तरीका है। किसी हमारे भाई को देखो, नौजवानों के लिए खास पर हमने बात की है नहीं? तो अब बताओ, कोई और कुछ समझ में आए तो बताओ। तो कौन कौन अब झंडा लगाएगा भाई, बता दो। अब कोई है ऐसा आदमी जो इसका विरोधी हो? हाँ? और झंडा लगाने का फायदा तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ नहीं करना है यार, कुछ कोई पागल कहते नहीं। जानते हो, जब मैं राजनीति में आया तो हर आदमी कहता था कि इतना अच्छा डॉक्टर, लगता है दिमाग कुछ गड़बड़ा गया। मेरी बात समझो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कहते हैं कि ये तो भाजपा के एजेंट हो गया, ये तो पागल हो गया, आराम से घर पे रहना चाहिए, मार लाइन लगी रहती है मरीजों की, और छोड़ करके गली गली भटक रहा है। मेरी बात समझे नहीं? तो सब लोग मुझे पागल कहने लगे थे, मगर मैं समझता हूं ना कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। ये बिल्डिंग बनी हुई है, अभी आदेश आ जाए कि इसको बुलडोजर से गिरा दो तो गिर जाएगी नहीं गिर जाएगी भाई? सरकार का आदेश आ जाए, जांच हो जमीन उमीन की तो बाद में होगी। अरे सरकारी ये लेखपाल जो होते हैं ना, ये इनकी जमीन उनके खाते में डाल दें, उनकी जमीन उनके खाते में डाल दें। क्यों भाई, आप लोग जानते हो नहीं जानते हो? जहां चाहे वहां ना पैमाइश करके इधर का उधर कर दे तो ये तो बना ही देंगे भाई। इसी तरह से मस्जिद की जमीन को अलग कर दे रहे हैं, कहे कि साहब दूसरे की जमीन पर मस्जिद बन गई है, तो जो चाहे सो कर देंगे। तो इसलिए भाइयों, यही एक तरीका है, और कोई तरीका हो तो मैं नहीं समझता हूं कि आप लोगों ने आजादी के 78 साल से सारे तरीके ढूंढ लिए और हम बर्बाद से बर्बाद होते गए। और किसी हमारे साथी, अगर आप लोगों ने ये कर लिया, इंशाल्लाह इनकलाब आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब कहने लगो आप कि गांव के मियाँ लोग सर पगला गए हैं, कहने दो लोगों को, वो क्या कहते हैं वो उनकी समझ है। पर आप जानते हो कि कामयाबी किसमें है, ये आपको पता है कि कामयाबी किसमें है। और हम अल्लाह के हुक्म के बागी बन के मरेंगे। यहाँ तो हम बर्बाद हुए ही, मरने के बाद भी हम बर्बाद नहीं होंगे, वहाँ इससे बड़ी सजा मिलेगी। तो इसलिए दोनों जहानों में कामयाबी है कि अल्लाह के हुक्म है कि अपने में से अपना अमीर चुनो, नेता चुनो और उसकी हिमायत करो, दूसरों की नहीं। और इसी तरीके से सारी कौमें कामयाब हुई हैं इस सेकुलर मुल्क में। तो यही तरीका हम सभी को करना है, इससे दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है। इससे बढ़िया तरीका 10 रुपए में अगर कामयाबी मिल जाए, इससे सस्ता कुछ है भाई? कुछ नहीं करना है, किसी से बहस करना ही नहीं है, पूछना ही नहीं है, खाली झंडा लगा के सो जाओ, अपना काम करो। कुछ कोई कहता है सुनने दो, कहने दो उसको, सुनने दो, कहने दो उसको, सुनने कह दो, जो आए बहस करे कहे। अगर कोई चमार भाई कहे लो एक झंडा तुम भी अपने घर पे लगा लो, जो कहे उसको झंडा दो, है नहीं? अपने झंडे के बारे में बहस न करो, क्योंकि दूसरे के मैदान में लड़ाई लड़ी जाती है, अपने मकान में लड़ी नहीं जाती है। अपने मकान में लड़ोगे तो नुकसान होगा। फार्मूला ये है कि जो शिकायत करने आए उसके कहो कि लो झंडा तुम अपने घर पे लगा लो। कहे यार तुमको समझ में, कहे कुछ नहीं, हमको इतनी समझ में आती है कि मेरा झंडा है, यही झंडा तुम अपने मकान में लगा दो, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करनी है। बात समझ में आ गई? ये तरीका है दोस्त। आप सभी ने अपना वक्त दिया, मैं आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं।